विरासत। प्रीति ने चश्मा साफ करके दोबारा बालकनी से नीचे झांका और सोचने लगी, नहीं, यह सपना नहीं है। रेणु शयानी हो गई है, अब वह दुनियादारी समझने लगी है। रोनित भी तो अच्छा लड़का है, इसमें गलत भी क्या है, दोनों एक ही दफ्तर में हैं, साथ साथ तरक्की करते जाएंगे बिना किसी कोशिश के ही। मेरी इतनी बड़ी चिंता खत्म हो गई। रात को खाने के बाद प्रीति दूध देने के बहाने रेणु के कमरे में जाकर बैठ गई और बात शुरू की। बेटी, रोनित के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रेणु ने चौंक कर माँ की तरफ देखा तो प्रीति शरारत भरी मुस्कान बिखेर कर बोली, भाई, हमें तो रोनित बहुत पसंद है। हाँ, तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। राय लेकिन किस बारे में माँ? रेणु ने हैरानी से पूछा। वह तुम्हारा दोस्त है, अच्छा योग्य लड़का है, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा नहीं? माँ, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है उसमें। रेणु अपने नाखूनों पर उंगलियां फेरती हुई बोली। फिर वह चुपचाप दूध के घूंट भरने लगी। लेकिन रेणु के इन शब्दों ने जैसे प्रीति को आसमान से जमीन पर ला पटका था। वह सोचने लगी, क्या वक्त अपने आप को सदा दोहराता रहता है? यही शब्द तो मैंने भी अपनी माँ से कहे थे। विजय मुझे कितना चाहता था, लेकिन तब हम दोनों क्लर्क थे। प्रीति तेज रफ्तार जिंदगी के साथ दौड़ना चाहती थी। विजय से ज्यादा उसे अपने बॉस चंदन के पास बैठना अच्छा लगता था। वह सोचती थी कि अगर चंदन साहब खुश हो गए तो उसकी पदोन्नति हो जाएगी। फिर चंदन साहब खुश भी हो गए और प्रीति को पदोन्नति मिल गई। लेकिन चंदन के तबादले के बाद जो नए राघव साहब आए वे अजीब आदमी थे। लड़कियों में उनकी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में प्रीति बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसकी तरक्की के तो जैसे सारे रास्ते ही बंद हो गए थे। लेकिन नहीं, ढूंढने वाले को रास्ते मिल ही जाते हैं। राघव साहब के पास कई बड़े बड़े अफसर आते थे, उन्हीं में से एक थे जैकब साहब। प्रीति की तरफ से प्रोत्साहन पाकर वे उसकी तरफ खींचते चले गए। जैकब साहब के जरिए प्रीति को एक अच्छा क्वार्टर मिल गया। धीरे धीरे प्रीति तरक्की की कई सीढ़ियां चढ़ती गई और जीवन की सब जरूरतें आसानी से पूरी होने लगी। कर्ज मिल गया तो उसने कार भी ले ली। जमीन मिल गई तो उसका अपना मकान भी बन गया। उसके कई पुरुष मित्र थे, जिनमें बड़े बड़े अफसर व व्यापारी वगैरह सम्मिलित थे। जितने दोस्त उतने तोहफे। हर शाम मस्त थी और हर मित्र मेहरबान। उन दिनों वह सोचती थी कि जिंदगी कितनी हसीन है। परेशानियों से जूझती लड़कियों को देखकर वह यह भी सोचती कि ये सब अक्ल से काम नहीं लेती। एक दिन प्रीति को पता चला कि उसके पहले प्रेमी विजय ने अपने दफ्तर में काम करने वाली एक क्लर्क युवती से शादी कर ली है। क्षण भर के लिए उसे उदासी ने आ घेरा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया और फिर अपनी दुनिया में खो गई। समय अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। अच्छे समय को तो जैसे पंख ही लग जाते हैं। वक्त के साथ साथ हरे भरे वृक्ष को भी पतझड़ का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे पेड़ तो सिर्फ माली को ही अच्छे लगते हैं, जो उन्हें हर मौसम में संभालता सजाता रहता है। आते जाते राहगीर तो सिर्फ घने फलों से लदे पेड़ ही देखना चाहते हैं। बात पेड़ों की हो तो पतझड़ के बाद फिर बाहर आ जाती हैं। लेकिन मानव जीवन में
बाहर एक ही बार आती हैं और बाहर के बाद पतझड़ स्वाभाविक है। प्रीति तेज रफ्तार से दौड़ती रही। यौवन का चढ़ता सूरज कब ढलने लगा, वह शायद इसे महसूस ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक दिन पतझड़ की आहट उसे सुनाई दे ही गई। वह एक सुहावनी शाम थी। प्रीति मदन का इंतजार कर रही थी। उस शाम उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका बॉर्डर हरा था। सज संवर कर वह बहुत देर तक पत्रिकाओं के पन्ने पलटती रही। मदन से उसकी दोस्ती काफी पुरानी थी। हर सप्ताह उसकी 2-3 शामें प्रीति के संग ही व्यतीत होती थी, लेकिन उस शाम वह इंतजार ही करती रही। मदन न आया। प्रीति उलझी उलझी सी सोने चली गई। उलझन से ज्यादा गुस्सा था या गुस्से से ज्यादा उलझन, वह समझ नहीं पा रही थी। कई बार फोन की तरफ हाथ उठाया, लेकिन फिर सोचा कि घर पर क्या फोन करना, क्या पूछेगी और किस से पूछेगी। दूसरे दिन उसने मदन के दफ्तर फोन किया तो वह बोला, माफ करना कहीं फंस गया था, लेकिन आज शाम जरूर आऊंगा। उस शाम प्रीति ने फिर वही साड़ी पहनी जो कि मदन को बहुत पसंद थी। शाम ढलने लगी। देखते ही देखते 8:30 बज गए। गुस्से में उसने बगैर कुछ सोचे रिसीवर उठा ही लिया और मदन के घर का नंबर घुमाया। हेलो, मदन जी हैं? साहब तो नहीं हैं, उसके नौकर ने जवाब दिया। कुछ मालूम है कहाँ गए हैं? हाँ जी, कल छोटी बेबी का जन्मदिन है ना, इसीलिए मेम साहब के साथ कुछ खरीदारी करने बाजार गए हैं। रिसीवर पटक कर प्रीति बुदबुदा उठी। ओह, तो यह बात है, मगर उसने यह सब बताया क्यों नहीं? शायद याद ना रहा हो, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शायद उसने बताना जरूरी ही ना समझा हो। वह सोचने लगी कि उसके पास आने वाले हर मर्द का अपना घर-बार है, अपनी जिंदगी है, लेकिन उसकी जिंदगी उसे लगता था कि वह अपने तमाम दोस्तों की पत्नियों से ज्यादा सुंदर हैं, ज्यादा आकर्षक हैं। तभी तो वे अपनी बीवियों को छोड़कर उसके घर के चक्कर काटते रहते हैं। पर उस क्षण उसे एहसास हो रहा था कि कहीं न कहीं वह उनकी बीवियों से कमतर हैं, जिनकी जरूरतों के आगे किसी दोस्त को उसकी याद तक नहीं रहती। प्रीति ने सोफे की पीठ से सिर टिका दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। यह गुस्सा था, पछतावा था, क्या था? कुछ पता ही नहीं चल रहा था, पर एक घुटन थी जो उसके दिलो दिमाग को जकड़ती जा रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन चंद आंसू छलक ही आए। उसके बाद उसने मदन लाल को फोन नहीं किया और न ही फिर वह उससे मिलने आया। दूसरी बार पतझड़ का एहसास उसको तब हुआ था जब उसका एक और परम मित्र विनोद एक रात 9 बजे अचानक आ गया। आओ विनोद, उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। विनोद के साथ बिताई हुई सी रातें उसे याद आने लगी। अरे प्रीति, मैं एक जरूरी काम से आया हूँ। तुम्हारा काम मैं जानती हूँ। प्रीति अदा से मुस्कुराई। नहीं, वह बात नहीं है। असल में मुझे एक गैस कनेक्शन चाहिए, अपने लिए नहीं और किसी के लिए। विनोद ने हौले से कहा, तुम्हारी तो बहुत जान पहचान है, तुम यह काम आसानी से करवा सकती हो। किसके लिए चाहिए? प्रीति के माथे पर बल पड़ गए। एक साथी है दफ्तर में, अचला। क्या मैं उसे कल तुम्हारे पास भेज दूं? प्रीति का सिर चकरा गया कि उसने खुद भी तो कभी गैस कनेक्शन लिया था और अब अचला, लेकिन उसने खुद को संभाला।
नहीं, भेजने की जरूरत नहीं, उससे कहना मुझे फोन कर ले। धन्यवाद कहकर विनोद तेजी से बाहर निकल गया। उस दिन कमरे का माहौल कितना बोझिल सा हो गया था। विनोद ने उसके हुस्न और जवानी का मजाक ही तो उड़ाया था, क्योंकि उसकी जगह अब अचला ने ले ली थी। फिर उसे राज की याद आई। एक दिन उसने देखा राज किसी सुंदरी से बातें कर रहा है। वह तेजी से उसके पास पहुंची। हेलो राज, आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो। अब तो इधर देखने की फुर्सत भी नहीं। अब इधर देखूं या आपकी तरफ? राज ने उस सुंदरी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा। खिलती उम्र की गुलाबी सुबह पर इतनी जल्दी शाम का धुंधला छाने लगेगा, प्रीति ने सोचा भी न था। दोस्तों के लिए उसका साथ ऐसा ही रहा, जैसे कोट पर सजी गुलाब की कली जो जरा सी मुरझाई नहीं कि बदल दी जाती हैं। अब उसकी सामें सुनी हो चली थी। न कोठी की घंटी बजती और न ही फोन की आते प्रीति का नशा उतरने लगा तो ज्ञात हुआ कि उसके सभी सहयोगी पदोन्नति पा चुके हैं। विजय के पास भी अपना घर था और उसने एक कार भी खरीद ली थी। आखिर एक दिन प्रीति ने हालात से समझौता कर लिया और श्रीमती देवराज बन गई। विधुर देवराज को भी अकेलेपन से सहारा चाहिए था, लेकिन रेणु के जन्म के कुछ वर्षों बाद ही देवराज चल बसा। अपना रुपया पैसा वह अपनी पहली दिवंगत पत्नी के बच्चों के नाम कर चुका था। सो प्रीति को उससे मिली सिर्फ रेणु, लेकिन यह सहारा भी कम न था। रेणु को पालते पोसते प्रीति ने जीवन के काफी वर्ष काट दिए। रेणु भी उसी की तरह सुंदर थी। वह सुंदरता उसे विरासत में मिली थी, लेकिन अभी जो शब्द उसने कहे थे वे भी तो विरासत में मिले थे। प्रीति तड़प उठी। रेणु ने दूध का खाली गिलास मेज पर रखा तो प्रीति चौंकी, एक लंबी सांस ली और बोली, बेटी अगर रोनित तुम्हें पसंद है तो और कुछ ना सोचो, तुम दोनों धीरे धीरे तरक्की कर लोगे, अभी उम्र ही क्या है। रेणु उदास सी माँ को देखती रही। प्रीति ने और कुछ ना कहा, गिलास उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन प्रीति की आंखों से नींद बहुत दूर थी। एक ख्याल उसके इर्द गिर्द मंडरा रहा था कि काश विजय उसके पास होता, यह कोठी, यह दौलत और यह कार ना होती, साफ सुथरी जिंदगी होती, विजय होता और रेणु होती। दूसरे दिन रेणु ने धीरे से कमरे का पर्दा हटाया तो प्रीति बोली, आओ बेटी। माँ। रेणु पलंग पर बैठ गई। माँ वह कहते हुए हिचकिचा सी रही थी, बोली, बेटी। प्रीति ने प्यार से कहा, आपके आने से पहले ही रोनित का फोन आया था। क्या शादी के बारे में? जी। फिर तूने क्या कहा? मैं सोचती थी रोनित एक मामूली क्लर्क हैं, आप अपनी शान के आगे कभी भी क्लर्क दामाद को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसीलिए क्या? इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया। यह तूने क्या किया बेटी? रोनित जो कुछ तुम्हारे लिए कर सकेगा वह और कोई नहीं कर सकेगा। प्रीति शून्य में घूर रही थी, लेकिन हर और उसे विजय का भोला भाला चेहरा दिखाई दे रहा था। जब वह बड़े बड़े अफसरों के साथ घूमती थी, तब विजय की उदास आंखें उसे हसरत से देखा करती थी। उन आंखों का दुख, उदासी, उस दिल की तड़प उसे रह रह कर याद आ रही थी। उसने रेणु की तरफ देखा, वह भी खामोश बैठी थी।
थोड़ी देर बाद उसने कहा, बेटी एक बात पूछूं? अपनी सहेली समझकर सच सच बताना। रेणु ने सवालिया नजरों से माँ को देखा। तू रोनिश को पसंद तो करती है ना? हाँ माँ, रेणु ने धीरे से कहा और नजरें झुका ली। अब क्या होगा मेरी बच्ची? तूने मुझसे पूछा तो होता। क्या वह फिर आएगा? पता नहीं, रेणु ने भराई आवाज में कहा और उठकर चली गई। सुबह प्रीति उठी तो सिर बहुत भारी था। शायद 10 बज रहे थे। रविवार को वैसे भी वह देर से उठती थी। उसने पर्दे सरकाए और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। अचानक नजर नीचे पड़ी। रोनित और रेणु नीम के पेड़ की आड़ में खड़े थे। वह धीरे धीरे पीछे हो गई और अपने कमरे में लौट आई। आराम कुर्सी पर बैठकर उसने अपना सिर पीछे टिका दिया। देर तक प्रीति उसी मुद्रा में बैठी रही। फिर किसी के आने की आहट हुई तो उसने भीगी पलकें उठाई। सामने रेणु खड़ी थी। माँ, वह आया था। फिर वही कहने। प्रीति टकटकी बांधे उसके अगले शब्दों का इंतजार करने लगी। माँ, मैंने तूने क्या कहा? वह लगभग खींच पड़ी। मैंने हाँ कह दी मेरी बच्ची। प्रीति ने खींचकर रेणु को सीने से लिपटा लिया और बुदबुदाई, शुक्र है तूने माँ की हर चीज विरासत में नहीं पाई। क्या माँ? कुछ कहा? रेणु ने अलग होकर उसके शब्दों को समझना चाहा। कुछ नहीं बेटी, हमेशा सुखी रहो। और उसने रेणु का माथा चूमकर उसे अपने सीने से लगा लिया।